जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अरुण सिंह। आज हम देखने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि एसएससी एंड यूपीएससी के थ्रू बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और 11th का भी इसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि ये तो 11th का टॉपिक है जो कि एसएससी और यूपीएससी में पूछा जाता है। इससे 2 या 3 क्वेश्चन कन्फर्म है कि यहाँ बनते हैं, तो हम इसको एक वन शॉट में आज देखेंगे। तो आइए बिना देर करते हुए यहाँ देखते हैं शुरुआत से। तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले है कि एफपीएस, सीजीएस एंड एमकेएस, इन सिस्टम की शुरुआत हुई कहाँ से थी। तो सबसे पहला सिस्टम है एफपीएस। तो इसकी शुरुआत हुई कहाँ से थी, तो हम ये बता रहे हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले ब्रिटिश से हुई थी। ब्रिटिश है ना, आप जानते हैं कि यूरोप महाद्वीप में स्थित ब्रिटिश एक देश है और वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। एफपीएस एक प्रकार का सिस्टम है। सिस्टम किसका है? मापने का, किसी चीज़ को नापने का सिस्टम है। जैसे यहाँ पर देखिए, एफ का मतलब है फुट, है ना। एफ का मतलब है यहाँ पर फुट, पी का मतलब है पाउंड एंड एस का मतलब सेकेंड। यहाँ पर देखिए, ये फुट किसका मापन है? ये फुट तो लंबाई का मापन है और पाउंड है, पाउंड तो वजन का मापन है और सेकंड तो हमारे समय का मापन है। तो यहाँ पर ये तो लंबाई का मात्रक फुट और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड एंड सेकंड ये किसका मात्रक है? समय का मात्रक। तो इन तीनों का मात्रक सबसे पहले ब्रिटिश में एफपीएस सिस्टम में लागू किया गया। फुट, पाउंड एंड सेकंड, ये सबसे पहले लागू किया गया ब्रिटिश में। ओके, और उसको सीधा सीधा बोला गया एफपीएस। लेकिन ये सिस्टम थोड़ा जचा नहीं, थोड़ा लगभग वही 4-5 साल तक चला, लेकिन उसके बाद ये रद्द हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो फुट है, फुट लगभग छोटा होता है। आपको पता होगा लगभग इतनी लंबाई का होता है, इतनी लंबाई का 1 फीट होता है। तो इतनी लंबाई को अगर वही मान लिया जाए, अगर 1 किलोमीटर नापना हो तो इतना फुट करके कितनी देर नापेंगे, है ना। तो इसके लिए ये सिस्टम सही नहीं था, ठीक है। और पाउंड एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी। ये लगभग 453 ग्राम के आसपास होती है पाउंड में। और सेकंड का तो मात्रक यही चलता चला आ रहा है, जो सबसे पहले ब्रिटिश में चला। समय का मात्रक सेकंड, यही मात्रक हमेशा चलता चला आया। तो दूसरा सिस्टम क्या आया? जब ये वाला सिस्टम रद्द हो गया तो दूसरा सिस्टम आया सीजीएस सिस्टम सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? सीजीएस सिस्टम सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ। सीजीएस सिस्टम सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ और इसे हम लोग मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मीट्रिक सिस्टम, मीट्रिक प्रणाली। तो यहाँ पर देखें, ये जो सीजीएस आया, सीजीएस कहाँ पर आया? ये फ्रेंच में आया और इसे मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। सीजीएस का फुल फॉर्म देख लेते हैं। सी का मतलब है यहाँ पर सेंटीमीटर एंड जी का मतलब है ग्राम एंड एस का मतलब है यहाँ पर सेकंड। अब यहाँ पर देखो, अब ये तो और भी सिस्टम खराब है, क्योंकि यहाँ तो फुट, लंबाई के लिए फुट थोड़ा बहुत तो सही था। अब यहाँ पर सेंटीमीटर लगभग इतना छोटा। अब हमको यहाँ से चित्रकूट की लंबाई मापना है तो सेंटीमीटर करके नापेंगे क्या? तो ये भी फेल हुआ है। और उसके बाद आता है हमारा एमकेएस सिस्टम, और ये भी फ्रांस से ही लागू किया गया था। ये भी कहाँ से लागू किया गया? फ्रांस से। और इसे हम लोग व्यावसायिक प्रणाली कहते हैं। व्यावसायिक प्रणाली, इसे व्यावसायिक प्रणाली कहते क्यों हैं, तो ये भी समझ लेते हैं।
यहाँ पर m का मतलब है मीटर, m का मीन है यहाँ पर मीटर, k का मतलब यहाँ पर किलोग्राम, किलोग्राम, एंड s का मतलब यहाँ पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखें ये व्यवसाय प्रणाली कैसे बनी। देखिए यहाँ पर ये जो मीटर होता है, अगर कोई आदमी इस समय कपड़ा लेने जाता है तो मीटर में ही हर आदमी को कपड़ा देते हैं। तो एक लंबी छड़ी रहती है लगभग इतनी बड़ी, है ना, तो वो लगभग 1 मीटर की होती है। उसी मीटर के हिसाब से हम लोग कपड़ा खरीदते हैं, जो कि सभी लोग संतुष्ट भी रहते हैं इससे, है ना। और यहाँ पर किलोग्राम में अगर कोई चीनी लेना है तो चीनी लोग कैसे देते हैं, किलोग्राम में देते हैं। आटा कैसे देते हैं, आटा भी किलोग्राम में। मैदा और इस तरह की चीज, तौलने वाली चीज किस में मिलती है, किलोग्राम में, जो कि जो ग्राहक होता है वो भी संतुष्ट होता है और जो विक्रेता होता है वो भी संतुष्ट होता है ना। तो ये MKS सिस्टम सबसे अच्छी प्रणाली थी, इसीलिए ये व्यवसाय में बहुत काम आई, तो इसलिए इसे व्यवसायिक प्रणाली भी कहते हैं। तो जैसे इसे मीट्रिक प्रणाली कहते हैं, इसी प्रकार इसको मीटरी प्रणाली भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मीटरी प्रणाली, मीटरी प्रणाली। ओके, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर FPS का शॉर्ट नेम, FPS का वो फुल फॉर्म क्या है, फुट पाउंड एंड सेकेंड। ये किसका मात्रक है, यहाँ पर सबसे पहले मात्रक है यहाँ पर लंबाई का, लेंथ, और उसके बाद P, ये किसका मात्रक है, मास का, एंड इसके बाद S, ये किसका मात्रक है, टाइम का। तो इसी प्रकार लेंथ, मास, टाइम ये सभी में आता चला गया। ये भी लेंथ का मात्रक है, एंड ये भी मास का मात्रक, एंड ये टाइम का मात्रक। ये भी किसका मात्रक, लेंथ का, ये बीच वाला भी मास का, एंड S भी टाइम का मात्रक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। FPS ब्रिटिश में स्टार्ट किया गया, जिसका फुल नेम है फुट पाउंड एंड सेकेंड। दूसरा नंबर है सीजीएस कहाँ स्टार्ट हुआ, सीजीएस स्टार्ट हुआ फ्रेंच में, और इसे मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। इसका फुल नेम है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। और तीसरा नंबर है MKS को व्यावसायिक प्रणाली भी कहते हैं, और इसे हम लोग मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं, मीट्रिक प्रणाली। और इसका फुल नेम है मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जब MKS सिस्टम सभी को अच्छा लगा, व्यवसाय में भी बहुत काम आया, तो MKS सिस्टम को ही और आगे बढ़ाया गया। MKS सिस्टम को जब इंटरनेशनल सिस्टम बना दिया गया, तो इसे हम लोग सीधा बोलने लगे SI सिस्टम। इसे क्या बोले, MKS को हम लोग बोलने लगे SI सिस्टम। अभी यहाँ पर तो सिर्फ 3 ही चीज था। M का मतलब यहाँ पर मीटर था, और यहाँ पर द्रव्यमान, और यहाँ सेकेंड। यहाँ सिर्फ तीन चीज था। यहाँ पर लेंथ थी, और यहाँ पर लेंथ थी, मास था, एंड यहाँ पर सेकेंड टाइम था। तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही चीज था, लेकिन SI सिस्टम में 4 चीजों को और मान्यता दी गई। तो कहने का मतलब यहाँ पर 4 चीजों को और मान्यता दी गई, तो 4 3 7 मिलकर 7 चीजें हो गई। तो हम SI सिस्टम में 7 चीजों को पढ़ेंगे, जिसे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, मूल राशियां। तो यहाँ पर SI सिस्टम में इनको देखते हैं। SI सिस्टम, तो सबसे पहली क्वांटिटी है लेंथ, इसे हम लोग हिंदी में लंबाई कहते हैं। दूसरा नंबर है यहाँ पर मास, जिसे हम लोग द्रव्यमान इसे कहते हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पर टाइम, इसे हम लोग समय कहते हैं। तीसरी क्वांटिटी है यहाँ पर तापमान, जिसे हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। और उसके बाद है 5वां नंबर यहाँ पर
करंट, धारा, धारा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। 6वें नंबर में छठवें नंबर में ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता क्या है? किसी लाइट को मापने की क्षमता ज्योति तीव्रता कहलाती है। और उसके बाद 7 नंबर है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। ओके, तो ये तो हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। अब इनके बारे में कुछ लिखते हैं। हम लोग इनको डिनोट कैसे करते हैं कि मतलब अगर यहाँ पर लंबाई ले लिया जाए तो लंबाई को किससे डिनोट करेंगे, मास ले लिया जाए तो मास को कैसे डिनोट करेंगे, टाइम ले लिया जाए तो टाइम को कैसे डिनोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिंबल, इनके सिंबल क्या होते हैं। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर सिंबल के बाद, सिंबल के बाद हम लोग इनकी देखेंगे विमाएं। विमाएं डायमेंशन, इनको बोल सकते हैं डायमेंशन। यहाँ पर देखते हैं लेंथ को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल एल से, एंड द्रव्यमान को कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, कैपिटल एम। और समय को टी से, एंड टेम्परेचर को थीटा या फिर के या फिर थीटा से, किसी एक से, के या फिर थीटा। धारा को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। ज्योति तीव्रता CD, इसका मात्रक होता है कैंडेला, इसलिए इससे डिनोट करेंगे CD से। एंड पदार्थ की मात्रा होती है मोल, तो इसे डिनोट करेंगे स्मॉल n से। और इसका मात्रक, इनके मात्रक भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर इनके मात्रक देख लेते हैं। तो इनके यहाँ पर हम लोग यूनिट्स पहले देख लेते हैं। यूनिट्स देखो, लंबाई, लेंथ, लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई की यूनिट होती है मीटर। ओके, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। टाइम का मात्रक होता है यहाँ पर सेकेंड। एंड टेम्परेचर का मात्रक होता है केल्विन। एंड करंट का मात्रक होता है एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है CD, कैंडिला। और इसके बाद इसको हिंदी से लिखते क्या, कैंडिला। एंड उसके बाद है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल से डिनोट करते हैं। मोल, इसका मात्रक होता है मोल, और इसे डिनोट करते हैं स्मॉल n से। ओके, अब हम आगे इनकी डायमेंशन देखेंगे। देखो यहाँ पर इनके डायमेंशंस, इनके बारे में पढ़ लेते हैं और उसके बाद इनसे बहुत सारे फार्मूले बनाएंगे। तो लेंथ का डायमेंशन होता है कैपिटल L। अब देखो डायमेंशन में हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा कोष्ठक जरूर लगाते हैं, अदरवाइज यहाँ पर ये डायमेंशन इनकी गलत हो जाएगी। ओके, अब आगे देखते हैं यहाँ पर। तो डायमेंशन किसकी हो गई, लेंथ की डायमेंशन कैपिटल L हो गई। और मास की डायमेंशन कैपिटल M। और इसके बाद भी बड़ा कोष्ठक लगाते हैं। उसके बाद टाइम का डायमेंशन कैपिटल T होगा। एंड टेम्परेचर का मात्रक है थीटा बोल सकते हो, या फिर हम कहीं पर इसका मात्रक, तो इसकी डायमेंशन कैपिटल K होती है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर सकते हो थीटा या फिर K। और एम्पियर के लिए कैपिटल A। एंड कैंडिला, ज्योति तीव्रता का CD। और यहाँ पर पदार्थ की मात्रा की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है।
इसकी डायमेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पर आप इनको ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इनसे हम लोग देखेंगे आगे फार्मूले। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या थी, उनको गिनते हैं। सबसे पहले नंबर में थी लंबाई, दूसरे नंबर में मास, तीसरे नंबर में लंबाई, द्रव्यमान, समय, और उसके बाद थी धारा, और उसके बाद तापमान, पांचवें नंबर में। छठवें नंबर में थी पदार्थ की मात्रा, नहीं ज्योति तीव्रता, और उसके बाद पदार्थ की मात्रा। तो हमारी ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। तो उसमें से हमको 6 डायमेंशन के लिए सिर्फ 6 चाहिए। पदार्थ की मात्रा की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो वहाँ पर उनको इसको नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर ये चूँकि ये क्लास 11th का पहला चैप्टर है, तो इसलिए 11th में तो बहुत सारे फिजिक्स में क्वेश्चन हैं, फार्मूलेज हैं। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे उस तरह उनके डायमेंशन हम लोग निकालते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम कुछ फार्मूले हैं जो क्लास 9th या फिर 10th में हम लोग देख चुके हैं, तो उनके डायमेंशन हम लोग निकाल रहे हैं। तो जैसे हमारे पास है एक फार्मूला, जैसे हमारे पास है बल, फोर्स, बल है हमारे पास, तो हम लोग इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं, और बल का फार्मूला क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान, F बराबर m इंटू ए, मतलब द्रव्यमान, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं F इक्वल्स टू m इंटू ए, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। देखो अब इसकी डायमेंशन निकालना है हमको, डायमेंशन मतलब बीमा निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जितने भी पद हैं यहाँ पर, इनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज में पहले तोड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो त्वरण है, त्वरण का तो फार्मूला हमको पता नहीं है, तो पहले और देखना पड़ेगा। हम इसको पहले उठा लिए हैं, सॉरी। तो दूसरे नंबर में सबसे पहले हम देखेंगे चाल, उसके बाद देखेंगे वेग। तो यहाँ पर देखो चाल का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, दूरी अपान में समय। ओके, तो यहाँ पर चाल का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपान में टाइम, या ये भी बोल सकते हो दूरी अपान में समय, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद वेग में होता है विस्थापन अपान में समय। ओके, देखो यहाँ पर ये जो चाल है, चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि कैसे है, ये जो विस्थापन है, विस्थापन एक सदिश राशि है। हम सदिश और अदिश अगले चैप्टर में देखेंगे, तो इसलिए यहाँ पर सदिश का हम ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहे हैं। सदिश और अदिश को हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, एक सदिश राशि है और एक ये अदिश राशि है। तो अब अगर हम इन दोनों के अगर हमको विमा निकालना हो तब क्या करेंगे, देखो पहले हम इनके मात्रक पे जाएंगे, पहले हम इनके यूनिट्स में जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ पर डायमेंशन निकालेंगे। यहाँ पर देखो डिस्टेंस, यहाँ पर ये दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पर स्मॉल m अपान में समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, तो यहाँ पर सेकंड लिखो। अब देखो ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये फंडामेंटल क्वांटिटीज बन गई। मीटर की डायमेंशन क्या थी, कैपिटल L, एंड सेकंड अब समय आ गया, समय की डायमेंशन क्या थी, कैपिटल T। और एक चीज ये भी ध्यान रखना, अपान में कोई भी विमा नहीं होती है, अपान में कोई भी विमा नहीं होती है। तो इसलिए अब हमको इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अभी यहाँ पर t की पावर में 1 है, जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी,
तो जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर मिलेगा l, ऊपर तो l पहले से है, और t ऊपर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इनको हम लोग LT-1 लिख सकते हैं, LT-1। तो यहाँ पर ये चाल की डायमेंशन क्या हो गई, LT-1। अब उसके बाद वेग की डायमेंशन देख लेते हैं। वेग, इनको यहाँ पर भी पहले हम मात्रक पे जाएंगे, यूनिट्स पे। तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, विस्थापन तो एक प्रकार की दूरी है ना। तो दूरी के लिए मीटर एंड समय के लिए सेकंड। तो मीटर के लिए कैपिटल L एंड सेकंड के लिए कैपिटल T। अब T ऊपर जाएगा तो LT-1 हो गया। तो इसकी भी डायमेंशन ये आ गई और इसकी भी डायमेंशन, ये दोनों डायमेंशन सेम है ना। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखो ये तो वेग का हो गया और ये चाल का हो गया। इनको पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं त्वरण, क्योंकि हमको यहाँ पर त्वरण चाहिए। यहाँ पर देखते हैं त्वरण का फार्मूला कैसे आता है। ये जो वेग होता है, वेग में अगर हम समय से भाग दे दें, समय से, तो ये हमारा क्या बन जाता है, त्वरण बन जाता है। या फिर हम इसको डेफिनेशन में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि यूनिट टाइम में चली गई वेलोसिटी, यूनिट टाइम में चली गई वेलोसिटी क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। यूनिट टाइम में चली गई वेलोसिटी एक्सीलरेशन कहलाती है ना। तो यहाँ पर देखो, अब हमको यहाँ पर चाहिए इनकी डायमेंशन, त्वरण के हमको चाहिए डायमेंशन। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसमें हम यूनिट पे जाएंगे। इनका मात्रक क्या होगा, वेग का मात्रक अभी हम निकाल चुके हैं। वेग का मात्रक क्या होता है, वेग को हम लिख सकते हैं विस्थापन, वेग को हम लिख सकते हैं यहाँ पर विस्थापन, या फिर इसको इंग्लिश से लिखें डिस्प्लेसमेंट, एंड अपान में टाइम। ये तो हो गया हमारा सिर्फ वेग, और समय बगल में लिखा है नीचे, तो यहाँ पर समय से हम मल्टीप्लाई कर दें। ओके, तो ये फार्मूला किसका बन गया, एक्सीलरेशन का। अब देखते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होती है उसकी होती है यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, इंटू टाइम की यूनिट सेकेंड। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मीटर है, मीटर को हम लिखेंगे कैपिटल L एंड सेकेंड को कैपिटल T, और ये वाले सेकेंड को भी कैपिटल T। अब हमको पता है कि यहाँ पर बटे में अपान में कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, तो इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे। तो देखो यहाँ पर L अपान में T मिलकर, तो ये T 2 बार है तो T² हो जाएगा, और जब ये T² ऊपर जाएगा तो पहले से L है, T² ऊपर जाएगा तो जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में इसकी पावर हो जाएगी, और हम इसको एक साथ लिख सकते हैं LT-2। ये हमारी त्वरण की विमा आ गई, त्वरण की एक्सीलरेशन की हमारे पास डायमेंशन आ गई। अब हम बल की डायमेंशन आराम से निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं बल की डायमेंशन। F = यहाँ पर देखो, ये द्रव्यमान की डायमेंशन तो हमको पता ही है, कैपिटल M होती है। द्रव्यमान के लिए कैपिटल M, एंड एक्सीलरेशन को हम कह सकते हैं, एक्सीलरेशन को वेलोसिटी अपान में टाइम। ओके, अब उसके बाद वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपान में टाइम, इनटू में टाइम को पहले से
वेलोसिटी की लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और टाइम एक पहले से है। अब उसके बाद देखो F इक्वल्स टू कैपिटल M। अब इन दोनों की यूनिट पे जाओ, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर अपॉन में टाइम की यूनिट सेकेंड, और दूसरे वाले टाइम की यूनिट सेकेंड, तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये फंडामेंटल में आ गए हैं, अब इनकी यूनिट रख दो, वी डायमेंशन रख दो। मीटर की डायमेंशन कैपिटल L अपॉन में सेकेंड स्क्वायर की डायमेंशन टी स्क्वायर। अब ये ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, F इक्वल्स टू एम एल टी की पावर -2। ये किसकी डायमेंशन हो गई? ये हो गई हमारी फोर्स की डायमेंशन। अब इसकी डायमेंशन को आप याद कर लो, क्योंकि जब आगे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो बल कई जगह यूज होता है, बल और एक होता है कार्य। फोर्स बहुत कई जगह यूज होता है, और वर्क। तो फोर्स और वर्क की डायमेंशन आपको रटी होनी चाहिए। फोर्स की डायमेंशन mLt-2, mLt-2, इसको आप याद कर लो। ओके, अब हम देखते हैं बल की वो कार्य की डायमेंशन, वर्क की डायमेंशन देखना हमारे। पांचवें नंबर में वर्क बराबर F इंटू डी, यही होता है। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की डायमेंशन अभी हमने आपको याद करा दी, mLt-2, सीधा सीधा इसमें रख दो mLt-2, और उसके बाद डी क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। mLt-2 मीटर है यहाँ पर, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये तो लेंथ हो जाएगी, और लेंथ के लिए कैपिटल L। अब यहाँ पर देखो L दो जगह लिखा है, वो भी मल्टीप्लाई में, तो L मिलके हो जाएगा L स्क्वायर, mL2t-2। अब ये किसकी डायमेंशन निकल आई? वर्क की डायमेंशन। अब इसको भी आप लोग याद कर लो, सिर्फ दो ही याद करना है, ज़्यादा नहीं। इसको याद कर लो, mL2t-2, और बल की क्या थी? mLt-2। बल की थी mLt-2, और वर्क की क्या है? वर्क की है हमारे पास mL2t-2। ओके, अब हम कुछ फार्मूले और उनको देख लेते हैं। कौन सा नंबर है? चलो 6 डाल लेते हैं, आप लोग अपने हिसाब से नंबर आगे बढ़ा लेना। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ देखेंगे अब हम संवेग मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? P से। संवेग इक्वल्स टू m इंटू वी। अब संवेग समझो क्या है? हम हैं, ठीक है, तो हमारा कोई ना कोई मास होगा। अगर हम दौड़ रहे हैं किसी वेलोसिटी से, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? संवेग कहलाएगा, मोमेंटम कहलाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई मास वाली चीज किसी वेलोसिटी से चल रही है, कोई मास वाली चीज किसी वेलोसिटी से चल रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोमेंटम बोलेंगे। जैसे अगर हम दौड़ते हुए जा रहे हैं और किसी दीवार से टकरा गए, तो हमने अपना मोमेंटम उस दीवार को दे दिया। अब लेकिन दीवार तो टूटेगी नहीं, क्योंकि हमारे पास इतनी ताकत ही नहीं है ना। अब उसके बाद देखते हैं, अगर कोई हाथी है, हाथी के पास मास ज़्यादा है, लेकिन उसका मास ज़्यादा है और उसकी वेलोसिटी अगर और ज़्यादा कर दी जाए, अगर हाथी का मास ज़्यादा है और वो तेजी से दौड़ते हुए किसी दीवार से टकरा जाए, तब तो वो अपना मोमेंटम उस दीवार को दे देगा और दीवार जो है पलट जाएगी, क्योंकि हाथी का जो मोमेंटम है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। हर एक चीज़ का मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास और उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है ना। तो मोमेंटम दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी।
मास जितना ज़्यादा होगा और वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, मोमेंटम भी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे कोई एक ट्रक है, ट्रक का मास तो बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 40-50 टन होता है ना, कुछ भी हो सकता है मान लो। तो अगर उसका मास कितना है, 40 टन है, और उसकी वेलोसिटी दे दिया जाए 300 किलोमीटर पर आवर, तब क्या होगा, अगर ये किसी से टकराएगा किसी दीवार से, वो दीवार की तो हालत खराब हो जाएगी, है ना, क्योंकि ट्रक ने अपना मोमेंटम किसको दे दिया, दीवार को दे दिया, और दीवार पलट जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पर, ये तो मोमेंटम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, P = m क्या है हमारे पास, मास है। ओके, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, इनटू ये हमारे पास वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपान में टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर अपान में टाइम के लिए सेकेंड। अब इनकी वैल्यूज रख दो। किलोग्राम क्या है, मास है, किलोग्राम के लिए कैपिटल M, मास ये मीटर है, मीटर मतलब लेंथ के लिए कैपिटल L, अपान में सेकंड के लिए, सेकंड टाइम है तो टाइम के लिए कैपिटल T, और अपान में तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे। तो P = M L T, ऊपर आ जाएगा T-1। ये किसकी डायमेंशन हो गई हमारे पास, मोमेंटम की। इसको नहीं याद करना, निकाल लेना, ये ज़्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। हमको सिर्फ दो ही याद करना है, एक तो फोर्स और एक वर्क। फोर्स की mLT-2 एंड वर्क की mL2T-2। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर पावर की डायमेंशन निकालना है। पावर क्या होता है हमारे पास, W/T। यूनिट टाइम में जितना वर्क किया गया है उसे हम क्या बोलते हैं, पावर। अब ये पावर चाहे इलेक्ट्रिसिटी में हो, चाहे हमारी पावर हो, कि मतलब हम 1 सेकेंड में कितने जूल कार्य कर रहे हैं, ये हमारी पावर हो जाएगी। और इलेक्ट्रिसिटी में 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कितना कार्य कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी में पावर हो जाएगी। हम लोग उसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन वो 12th का टॉपिक है, तो 12th के लिए हम लोग आगे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं पावर, हमको इसकी डायमेंशन निकालनी है, बाकी हमको इससे मतलब नहीं है। ओके, तो यहाँ पर P = W/T। W क्या है हमारे पास, वर्क है। वर्क का फार्मूला भी हम लोग बताए हैं, वर्क होता है F/D, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अपान में टाइम है। P = F की डायमेंशन हमको याद ही है। F की डायमेंशन क्या होती है, mLT-2, mLT-2। और उसके बाद D तो क्या है हमारे पास, D है हमारे पास एक प्रकार की डिस्टेंस है। डिस्टेंस के लिए सीधा रखो कैपिटल L, अपान में टाइम है, टाइम के लिए कैपिटल T। अब अपान में कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो इसको अब ऊपर ले जाओ। देखो L मिलके L², यहाँ पर देखो T जब ऊपर जाएगा तो T की पावर -1 हो जाएगी, -1 और -2 मिलकर -3 हो जाएगा। तो ये हुई हमारे पास पावर की डायमेंशन। ओके, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है एग्जाम के थ्रू से, क्योंकि पावर का पूछा जाता है। अब हम आगे देखते हैं। F = G m1
m2 अपान में r स्क्वायर। तो ये तो कुछ लोग जानते होंगे, बाकी इसको समझा देते हैं। ये हमारे पास है यूनिवर्सल फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटी फोर्स। ये क्या है? ये पृथ्वी जिस फोर्स से हमको अपनी ओर आकर्षित करती है उसी फोर्स को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटी फोर्स। तो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। हमेशा एग्जाम में यही पूछता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल के बताओ, है ना। तो ये जेईई मेंस में भी पूछ चुका है और नेट में भी कभी कोई पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल जी के हमको डायमेंशन चाहिए, तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब हमको यहाँ पर कैपिटल जी की डायमेंशन चाहिए, तो जी के साथ यहाँ पर जितना भी सब कुछ है हम इसको इधर उठा के भेज दें। तो देखो यहाँ पर एफ, ये आर स्क्वायर नीचे है, जब ये इक्वल के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा अपान में m1 m2 इधर मल्टीप्लाई में है, जब ये इधर आएंगे तो अपान में आ जाएंगे। इसको टू अब इधर क्या बचा? सिर्फ जी। अब हम आराम से यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है? फोर्स है, और ये आर क्या है? आर एक प्रकार की यहाँ पर डिस्टेंस है। डिस्टेंस किन के बीच में है? m1 और m2 के बीच की ये डिस्टेंस है। तो आर क्या है हमारे पास? डिस्टेंस। और m1 क्या है? m1 कोई एक पहला पिंड है और m2 के कोई दूसरा पिंड है। तो m1 क्या है? पहले पिंड का द्रव्यमान, और m2 है दूसरे पिंड का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के लिए किलोग्राम यूज करेंगे, और दूरी के लिए मीटर यूज करेंगे, और बल के लिए, बल की तो डायमेंशन पता ही है, कोई दिक्कत नहीं। जी इक्वल टू क्या होगा? बल के लिए ml t-2, डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए, लंबाई के लिए l यूज करेंगे, और स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पर लंबाई 2 बार है, स्क्वायर का मतलब 2 बार है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे अपान में ये m1 मास 1। अगर कोई पहला पिंड है या फिर दूसरा पिंड है तो दोनों को तो सेम यूनिट से नापेंगे ना, किलोग्राम से नापेंगे। तो पहले को किलोग्राम से नापेंगे, तो इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम से, और दूसरे को भी तो हम किलोग्राम से ही नापेंगे, तो हम उसको भी कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, और एम एम मिलके एम स्क्वायर हो जाएगा, और अपान में कोई डायमेंशन होती नहीं है। अब हम इसको ऊपर भेजेंगे, तो जी इक्वल टू एम एल t-2, यहाँ पर देखो एल स्क्वायर मिलके एल क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर m की पावर -2 हो जाएगी। ओके, जे इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो m की पावर -2 और यहाँ पर एक m है, तो बेस सेम है और पावर यहाँ पर ऐड हो जाएगी, तो 1 - 2 ऐड होगा, तो यहाँ पर बचेगा m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट का यहाँ पर डायमेंशन निकल आया है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे देखते हैं, तो इतनी प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत है। ओके, अब हम आगे देखते हैं कुछ लंबाई नापने के कुछ मात्रक होते हैं, छोटे मात्रक या फिर बड़े मात्रक होते हैं। उसके पहले हम कुछ और छोटी चीज देख लेते हैं। v इक्वल टू u प्लस AT, ये बीमा के माध्यम से फार्मूला चेक करने का तरीका है एक प्रकार का। इसमें क्या होता है कि कोई भी जितने भी टर्म होते हैं, यहाँ पर AT अलग टर्म है, u अलग टर्म है और v अलग टर्म है, प्लस एक प्रकार की बाउंड्री है। तो ये यहाँ पर कितने टर्म हैं? 3 टर्म हैं। अगर हम इनकी डायमेंशन निकालेंगे तो इन तीनों टर्म की अगर डायमेंशन सेम आई तो ये हमारा फार्मूला सही है, और अगर इनकी डायमेंशन सही नहीं आई तो यहाँ पर मतलब अगर यहाँ पर इन तीनों की डायमेंशन सेम नहीं आई तो ये फार्मूला हमारा सही नहीं है। तो मतलब जैसे ये तो हमारे गैलीलियो का प्रथम नियम है शायद, है ना। तो ये यहाँ पर v है, v क्या है यहाँ पर? हमारे पास वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी है,
तो ये प्रारंभिक है और ये बाद वाली, तो प्रारंभिक और बाद से हमको क्या मतलब, हमको डायमेंशन निकालना है। तो ये तो दोनों एक प्रकार क्या हुई, वेलोसिटी हुई, और ये यहाँ पर एक्सीलरेशन और ये यहाँ पर टाइम हुआ। तो वेलोसिटी का हम निकाल चुके हैं डायमेंशन, उसका डायमेंशन होता है LT माइनस वन इक्वल टू यू का भी वही होगा क्योंकि सेम वेलोसिटी है, LT माइनस वन प्लस ए क्या है एक्सीलरेशन होता है LT माइनस टू। कैसे, एक्सीलरेशन वेलोसिटी अपान में टाइम, वेलोसिटी का होता है LT माइनस वन अपान में टाइम ऊपर जाएगा तो LT माइनस टू हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर चिपका दो LT माइनस टू इंटू में टाइम है, टाइम के लिए कैपिटल T रखो। अब आगे देखते हैं यहाँ पर LT माइनस वन इक्वल टू LT माइनस वन प्लस एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पावर में प्लस है और यहाँ पर माइनस है। ऐसे भी कर सकते हो, पावर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो वन में माइनस टू ऐड होगा तो बचेगा LT माइनस वन। देखो यहाँ पर ये तीनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब हमने ये जो फार्मूला लिखा है ये फार्मूला सही है। ओके, इसी तरह आप भी कई सारे फार्मूले चेक कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर लंबाई पे छोटे बड़े मात्रक। तो जैसे यहाँ पर कोई मीटर है, तो मीटर से बड़े मात्रक कौन कौन से होते हैं और मीटर से छोटे मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो मीटर से छोटे मात्रक पहले देख लेते हैं। मीटर को यहाँ पर बीच में रखते हैं, इससे बड़े मात्रक हम लोग देखेंगे और इससे छोटे मात्रक देखेंगे। छोटे मात्रक इधर लिखेंगे, बड़े मात्रक इधर लिखेंगे। ओके, तो छोटे मात्रक कौन कौन से होते हैं, डेसी सेंटी मिली। ओके, तीन स्टेप पे चलेंगे। डेसी सेंटी मिली, यहां से जैसे हम पीछे जाएंगे, जैसे जैसे पीछे जाते जाएंगे वैसे वैसे हमको छोटी वैल्यू मिलेंगी और यहाँ से जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे हमको बड़ी वैल्यूज मिलेंगी। तो मीटर से नीचे आएंगे तो डेसी सेंटी मिली, उसके बाद माइक्रो नैनो और यहाँ पर आएगा पिको, माइक्रो नैनो पिको। तो यहाँ पर देखते हैं डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको। यहाँ पर ये याद हो गया, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको। अब यहाँ पर देखते हैं इनमें ये वैल्यूज होती कितनी है, नंबर में इनके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मीटर को अगर हम 1 लेंगे 1, तो यहाँ पर डेसी होगा, यहाँ पर 3 स्टेप तक डेसी सेंटी मिली तक हमको एक एक स्टेप नीचे उतरना है क्योंकि हम छोटी वैल्यूज में जा रहे हैं। तो हमको यहाँ एक एक वैल्यू नीचे उतरना है और यहाँ पर जब मिली के आगे जाएंगे तो माइक्रो नैनो पिको। अब हम यहाँ पर उसके बाद 3 स्टेप नीचे उतरेंगे। तो यहाँ पर मीटर से एक नीचे आएंगे तो 10 की पावर -1, तब यही तो होगा 10 की पावर -1। डेसी में होगा 10 की पावर -1, सेंटी में 10 की पावर -2, मिली में 10 की पावर -3। अभी ये 1 था, एक स्टेप नीचे उतरे 10 की पावर -1, सेंटी में 10 की पावर -2, मिली में 10 की पावर -3। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक बार ऐसे देख लो। डेसी में क्या करेंगे, 1 अपान में एक बार 10 से भाग देंगे, सेंटी में 100 से, मिली में 1000 से, और ये वाला 10 अगर ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 हो जाएगा। ये 100 हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2, जब ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार ऐसे हम लोग कर लेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर डेसी सेंटी मिली।
अब आगे देखते हैं माइक्रो। माइक्रो में होता है 10⁻⁻⁶, क्योंकि यहाँ तक मिली तक हमको एक एक स्टेप नीचे उतरना है, और उसके बाद माइक्रो से पिको तक एक एक तीन स्टेप आगे उतरना है। तो 10⁻³ तक हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁶। नैनो में होगा 10⁻⁹, और पिको में 10⁻12। ओके, इतना हो गया। अब यहाँ पर एक पिको के नीचे और एक होता है जिसका नाम है फर्मी। यहाँ पर लिख रहे हैं, ये फर्मी जो है पिको के बाद है, फर्मी यहाँ पर। और फर्मी में होता है 10⁻⁻15। 12 से तीन स्टेप और नीचे उतरेंगे तो 15 हो जाएगा। फर्मी से भी नीचे होता है एक, बड़ा लगा दिए, उल्टा है, ऐसे लगाएंगे। और फर्मी से नीचे एक है आट्टो, हम लोग इसको आट्टो बोल सकते हैं, और इसमें होता है 10⁻18। फर्मी में 10⁻15 एंड आट्टो में 10⁻18। ये तो मीटर की सबसे छोटी वैल्यू हो गई। अब हम आगे देखते हैं मीटर से बड़ी वैल्यूज के लिए, इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, आट्टो। ओके, अब हम आगे देखते हैं मीटर में। मीटर में होता है डेका, हेक्टा, किलो। मीटर में होता है डेका, हेक्टा, किलो। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। मेगा, गीगा एंड टेरा। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। ओके, तो यहाँ पर भी जैसे हमने यहाँ पर किया सेम सिस्टम यहाँ पे करना है। अब लेकिन हम यहाँ बड़ी वैल्यूज में जा रहे हैं, तो यहाँ पर छोटी वैल्यूज में गए थे तो इसलिए सीढ़ी उतरे थे, और यहाँ पर हमको सीढ़ी चढ़ना है। तो 10⁻1 होगा। यहाँ पर हेक्टा में डेका, हेक्टा में 10⁻2 होगा, किलो में 10⁻3 होगा। और उसके बाद देखो यहाँ पर 3 स्टेप तक एक एक सीढ़ी चढ़े हैं। अब उसके बाद तीन सीढ़ी चढ़ना है। मेगा में 10⁻6 हो जाएगा, गीगा में 10⁻9 एंड टेरा में 10⁻12। तो यहाँ पर इनको याद कर लेते हैं, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। अब उसके बाद एक और आता है जिसका नाम है पेटा, और इसके बाद आता है एक्सा। पेटा एंड एक्सा। पेटा होता है 10⁻15, और उसके बाद एक्सा में होता है 10⁻18। दिखाई दे रहा है? गीगा को देख लेना, गीगा है 10⁻9 एंड यहाँ पर एक्सा है 10⁻18। ठीक है, तो इनको याद कर लेते हैं, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा एंड एक्सा। इतना याद हो गया? तो ये हमारी थी मीटर से छोटी वैल्यूज और इधर बड़ी वैल्यूज। अब हम आगे देखते हैं इनके बाद। अब हम यहाँ पर देखें कि दूरी के कुछ मात्रक हैं। थोड़ा इंक डाल लेते हैं, 1 मिनट। दूरी के मात्रक देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले देख लेते हैं प्रकाश की चाल, क्योंकि प्रकाश की चाल अगर हमको नहीं समझ में आएगा तो दूरी के मात्रक शायद ना समझ में आए। तो देख लेते हैं प्रकाश की चाल क्या होती है। तो प्रकाश की चाल होती है कि 1 सेकेंड में प्रकाश कितनी दूर चलता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश की चाल। और इसकी चाल होती कितनी है? इसकी चाल होती है 3 × 10⁸। ओके, मीटर पर सेकेंड ये होती है। किलोमीटर में इसको बोलेंगे 30 लाख बोलेंगे।
तो मतलब किलोमीटर में बोल सकते हैं कि प्रकाश 1 सेकंड में कितनी दूरी ट्रेवल करता है, 30 लाख ट्रेवल करता है, 30 लाख किलोमीटर। अब यहाँ पर देखते हैं दूरी के मात्रक। तो जैसे प्रकाश 1 सेकंड में 30 लाख दूरी ट्रेवल करेगा, है ना, 30 लाख किलोमीटर। और उस हाँ, फिर से देखते हैं एक बार कि प्रकाश 1 सेकंड में कितनी दूरी ट्रेवल करता है, 30 लाख किलोमीटर। ओके, अब उसके बाद अगर प्रकाश अगर 1 मिनट तक ट्रेवल करेगा तो 60 का मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर प्रकाश इसी तरह 8 मिनट तक ट्रेवल करेगा तो उसमें हम 8×48 480 का मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना। तो जो प्रकाश की चाल होती है, जो सूर्य से जो प्रकाश आता है वो पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगा देता है। ओके, तो प्रकाश जो है पृथ्वी से, सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगाता है, 8, और उसमें 480 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो उतनी दूरी आ जाएगी। हमको दूरी से मतलब नहीं कितनी दूरी है, हमको समझने मतलब है, ठीक है। तो देखो, तो जो खगोलीय दूरी होती है, खगोलीय डिस्टेंस, ये होती है सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी क्या कहलाती है, खगोलीय दूरी। इसे हम लोग कहते हैं खगोलीय दूरी। और ये होती है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ये होती है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। या फिर हम इसे लिख सकते हैं 1.5 × 10⁻11 किलोमीटर। ये होती है खगोलीय डिस्टेंस। ओके, तो ये खगोलीय डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक की होती है, सूर्य से पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस खगोलीय डिस्टेंस कहलाती है। और ये होती है 15 करोड़ किलोमीटर, और इसकी वैल्यू होती है 1.5 × 10⁻11। इसको तो आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं फिलहाल। तो ये मीटर में आएगा, ये किलोमीटर में था और इसे मीटर में लाएंगे। ओके, अगर निकालना हो तो आप लोग निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर 15 है, करोड़ के लिए 7 0, एंड किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 3 0। देखो यहाँ पर 15 और उसके बाद 7 3 10 0 और एक पॉइंट लगाएंगे तो 10⁻11 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग निकाल सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं। ये हो गया हमारे पास खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी क्या है, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी खगोलीय दूरी कहलाती है। ये होती है 15 करोड़ किलोमीटर, 1.5 × 10⁻11। अब हम और एक देखते हैं, प्रकाश वर्ष। दूसरे नंबर में प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है, इसे हम लोग लाइट ईयर भी बोल सकते हैं, LIGHT, लाइट ईयर। नाम से ही पता चल जाएगा कि प्रकाश, ये जो प्रकाश है, 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी ट्रेवल करता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। ओके, ये ना कहना कि ये प्रकाश का मात्रक है, कि प्रकाश से बहुत लोग प्रकाश में लगा देते हैं। तो ये प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि 1 वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी ट्रेवल करता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो मतलब 3 × 10⁸, ये तो 1 सेकंड के लिए हो गया, और 1 साल के लिए 3600 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 ईयर, सीधा सीधा लिखो 1 ईयर। 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी ट्रेवल करेगा किलोमीटर, उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश वर्ष कहेंगे। और उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर में, पारसेक। पारसेक, अब इसमें क्या होता है, ये जो प्रकाश है 1 साल में जितनी दूरी ट्रेवल करता है इसे क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। और पारसेक में होता है प्रकाश, ये जो प्रकाश है अगर इसे हम 3.5 साल तक चलाएं, ठीक है, तो जो प्रकाश है 3.5 साल में जितनी दूरी ट्रेवल करेगा
उसे हम क्या कहते हैं, पारसेक। उसे हम क्या कहते हैं, पारसेक। प्रकाश 3.5 साल में जितनी दूरी तय करेगा उसे क्या बोलेंगे, पारसेक बोलेंगे। तो यहाँ प्रकाश के दूरी के 3 बड़े बड़े मात्रक थे, एक था पारसेक, प्रकाश वर्ष, और एक खगोली इकाई, ठीक है। तो खगोली में क्या था, 15 करोड़ किलोमीटर। पारसेक में क्या है, प्रकाश जो है 3.5 साल तक चलेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे पारसेक। प्रकाश वर्ष 1 साल तक प्रकाश की दूरी अगर चलेगी तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाश वर्ष। अब हम आगे देखते हैं, ये लंबाई के कुछ छोटे छोटे मात्रक हैं, उनको देख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे 1 यार्ड, इसे बोलते हैं 1 गज हिंदी में। 1 यार्ड में होते हैं 3 फीट। 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, ओके। 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं, 3 फीट। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कि 1 चैन बराबर क्या होता है, 1 चैन में 22 गज होते हैं। 1 चैन में कितने गज होते हैं, 22 गज। यहाँ पर आप लोगों में से बहुत लोग क्रिकेट खेलते होंगे, तो क्रिकेट की जो पिच होती है, पिच कितनी होती है, 22 गज। हम लोग उसे बोल सकते हैं 1 चैन। गज के जगह पर यार्ड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 चैन में कितने गज होते हैं, 22 गज होते हैं, ओके। अब उसके बाद देखते हैं 1 फारलांग। 1 फारलांग में 10 चैन होते हैं। 1 फारलांग में कितने चैन होते हैं, 10 चैन, ओके। 1 फारलांग में 10 चैन। अब यहाँ पर शुरुआत से देख लेते हैं। 1 यार्ड में कितने फीट, 3 फीट। 1 यार्ड में 3 फीट, 1 चैन में 22 गज। 1 यार्ड में 3 फीट, 1 चैन में 22 गज, और 1 फारलांग में 10 चैन, ओके। अब इसके बाद देखते हैं 1 फैदम। 1 फैदम में होते हैं 6 फीट। 1 फैदम में 6 फीट। अब यहाँ पर देखो हर जगह एक एक लिखना पड़ रहा है, तो हम सिर्फ फैदम लिख दें या फिर फारलांग लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, उसको समझना एक है, 1 फारलांग 1 फैदम, ओके। तो यहाँ पर देखो 1 फैदम बराबर 6 फीट। 1 फैदम में कितने फीट होते हैं, 6 फीट होते हैं। अब हम उसके बाद देखेंगे मील। ये जो मील है, मील 2 प्रकार की होती है। एक जमीन में चली गई दूरी वो मील कहलाती है, और एक समुद्र में चली गई दूरी मील। तो और दोनों की यूनिट अलग अलग होती है। जमीन वाले को सीधा सीधा मील बोलते हैं, और जो समुद्र में दूरी मापी जाती है उसे नॉटिकल मील कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नॉटिकल मील कहते हैं। नॉर्मली उसको भी मील बोलते हैं, लेकिन जो समुद्र में होती है उससे बोलेंगे नॉटिकल मील। देखो तो जमीन में 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। जमीन में 1 मील किसके बराबर होता है, 1.6 किलोमीटर के। एंड समुद्र में 1 मील कितना होता है, 1.85 किलोमीटर के। समुद्र में 1.85 किलोमीटर के दूरी में होता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 यार्ड में 3 फीट, 1 चैन में 22 गज, और 1 फारलांग में 10 चैन, और उसके बाद 1 फैदम में 6 फीट। जब 1 फैदम में 6 फीट, और 1 मील में जमीनी स्तर में 1 मील में होता है 1.6 किलोमीटर, एंड समुद्र में 1 मील बराबर 1.85 किलोमीटर, ओके। अब हम आगे देखते हैं कुछ और छोटे मात्रक। 1 फीट बराबर क्या होता है, 1 फीट में कितने इंच होते हैं, तो 1 फीट में होते हैं 12 इंच। 12 इंच। आपने बड़ी वाली स्केल देखी होगी, जो एक लोहे की आती है स्टील की, वो लगभग इतनी बड़ी होती होगी, है ना। तो उसमें कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं।
और वो 1 फीट की कहलाती है। उसमें कितने इंच होते हैं? 12 इंच। कोई की पटरी होती है जिसमें 15 इंच भी होते हैं, तो लेकिन 1 फीट कितने का होता है? 12 इंच का होता है। और 1 इंच कितने का होता है? 1 इंच ये होता है लगभग 1.25, सॉरी 1 इंच होता है 2.54, हाँ सॉरी 1 इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर का। 2.54 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। 1 इंच होता है 2.54। अब उसके बाद देखते हैं नापने के कुछ मात्रक। ये तो दूरी को मापने के मात्रक हो गए। अब एक बार इनको फिर से रिवाइज कर देते हैं। 1 यार्ड में 3 फीट, 1 चैन में 22 गज, 1 फारलांग में 10 चैन, 1 फारलांग में 10 चैन, 1 फायदम में 6 फीट, 1 मील जमीन वाले में 1.6 किलोमीटर, और उसके बाद 1 मील समुद्र में 1.85 किलोमीटर। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक फीट में कितने इंच? 12 इंच। एक फीट में 12 इंच एंड 1 इंच में 2.54। यहाँ पर ये दूरी के मात्रक हो गए। अब हम देखते हैं कुछ लीटर के मात्रक, कि लीटर में नापने के कई बड़े मात्रक हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे पेट्रोल आता है बाहर से, तो पेट्रोल लीटर में 1 लीटर की कैनेस्टर में तो आता नहीं है, वो लगभग बड़े बड़े गैलन होते हैं, बैरल होते हैं, है ना, उसमें भर के आता है। तो कुछ मापने के मात्रक उनको देख लेते हैं। मापने के मात्रक में सबसे पहले है एक बैरल। एक बैरल में होता है 159 लीटर बैरल। आप लोग देखे होंगे ना, एक बड़े साइज में आपके घर में हो सकता है एक ड्रम हो जिसमें आप लोग पानी भरा करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बैरल। और उसमें कितना होता है पानी? उसमें कितना पानी आ सकता है? 159 लीटर। ओके, तो इसी प्रकार के ड्रम होते हैं जो बाहर से पेट्रोल आता है ना। तो अब तो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे मिट्टी का तेल आता है, मिट्टी का तेल इसी बैरल में आता है। 159 लीटर उसमें मिट्टी का तेल रहता है। ओके, अब बैरल हो गया। अब उसके बाद देखते हैं गैलन। एक गैलन में 3.8 लीटर होता है। एक गैलन में 3.8 लीटर। एक गैलन में 3.8 लीटर, लगभग 4 लीटर के बराबर, है ना। 3.1 लीटर इसको बोल सकते हैं एक गैलन में। और एक कैरेट जो होता है, एक कैरेट होता है 0.2 ग्राम का। एक कैरेट कितने का होता है? एक कैरेट होता है 0.2 ग्राम का। फिर से एक बार देख लेते हैं। एक बैरल 159 लीटर, एक गैलन 3.8 लीटर का, और एक कैरेट कितने का होता है? 0.2 ग्राम का होता है। अब उसके बाद देखते हैं एक औंस। एक औंस होता है हमारे पास एक औंस होता है 28.5 ग्राम का। 28.5 ग्राम का एक औंस होता है 28.5 ग्राम का। ओके, एक औंस कितने का होता है? 28.5 ग्राम का। और एक पाउंड होता है 453.8 ग्राम का। 453.8 ग्राम का। ओके, तो ये तो हमारे मापने के मात्रक हो गए। एक बैरल में 159 लीटर, एक गैलन में 3.8 लीटर, एक कैरेट में 0.2 ग्राम, और एक औंस में 28.5 ग्राम, और एक पाउंड में 453.8 ग्राम। ये तो इतने मात्रक हो गए। अब हम कुछ खेत नापने वाले
देख लेते हैं कि जो हमारे पास वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, अमीन बोल सकते हैं ना। अमीन लोग जो खेत मापा करते हैं वो किस में नापते हैं, खेत को कैसे नापते हैं, है ना। 1 बीघा होता कितने का है, तो हम इनको देख लेते हैं थोड़ा। ये जो खेत होता है अगर वर्गाकार है, खेत अगर हमारे पास वर्गाकार है, ओके, तो उसमें होती है एक लंबाई और एक चौड़ाई। अगर लंबाई 44 गज की है और चौड़ाई भी 44 गज की है, तो हम इसको पूरे को बोलेंगे 1 बीघा। 1 बीघा। अब देखो यहाँ पर 44 लंबाई, 44 चौड़ाई, तो हम इसे बोलेंगे 44 गज का स्क्वायर, गज का स्क्वायर, या फिर वर्ग गज बोल सकते हैं। अब गज हिंदी है तो गज, इसको इंग्लिश में बोलो 44 स्क्वायर यार्ड, ऐसे बोला करते हैं 44 स्क्वायर यार्ड। ये कितना होता है, ये 1 बीघा के बराबर होता है। 1 बीघा के बराबर होता है, कितना होता है 44 स्क्वायर यार्ड। 1 बीघा कितने का होता है, 44 स्क्वायर यार्ड के, ओके। या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं 1 बीघा बराबर 44 स्क्वायर, 44 वर्ग गज, 44 वर्ग गज। अब हम आगे देखते हैं 1 हेक्टेयर कितने का होता है। 1 हेक्टेयर, 1 बीघा आपको समझ में आ गया। अब हेक्टेयर देखते हैं, हेक्टेयर में क्या होता है, लंबाई अगर 100 गज की हो, लंबाई अगर हमारे पास 100 मीटर की हो, सॉरी, यहाँ पर अगर लंबाई 100 मीटर की हो और चौड़ाई भी 100 मीटर की हो, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर, ये पूरा खेत कितने का होगा, 1 हेक्टेयर का। और ये कितना है 100 मीटर, मीटर मिलके स्क्वायर मीटर, इसको हम ये भी लिख सकते हैं यार्ड का स्क्वायर, या फिर इसको मीटर का स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं। तो पता ही होगा आप लोगों को। तो 1 हेक्टेयर बराबर में 100 स्क्वायर मीटर, 1 हेक्टेयर में 100 स्क्वायर मीटर और मीटर स्क्वायर। अब हम आगे देखते हैं, ये हेक्टेयर हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर 1 एकड़ कितने का होता है। 1 एकड़, 1 एकड़ कितने का होता है। अगर यहाँ पर लंबाई 110 मीटर की, लंबाई हमारे पास 110 मीटर की और चौड़ाई 44 मीटर की हो, चौड़ाई कितने की हो, दोनों गज में होनी चाहिए, गज में, यार्ड में। 44, अगर चौड़ाई हमारे पास कितनी हो 44 यार्ड और लंबाई 110 यार्ड, तो हमारे ये क्या कहलाएगा, 1 एकड़ कहलाएगा। 1 एकड़, 1 एकड़ क्या कहलाएगा, 44 गुणे 110, यार्ड यार्ड मिलके यार्ड स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं 1 एकड़ में कितना होता है 44 गुणे 110 यार्ड स्क्वायर। कुछ लोग ये भी बोलते हैं 44 बाई 110 यार्ड स्क्वायर, 1 एकड़, है ना। तो 1 एकड़ में कितना होता है 44 बाई 110 यार्ड स्क्वायर। तो ये तो एकड़ का हो गया। अब हम देख लेते हैं कुछ पूरक मात्रक होते हैं, ये हो गया। अब हम आगे इसके कुछ देखते हैं पूरक मात्रक। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, पूरक मात्रक। कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स, इसे हम लोग बोल सकते हैं पूरक मात्रक। तो यहाँ पर पूरक मात्रक सिर्फ 2 ही हैं, पूरक मात्रक सिर्फ 2 हैं, एक है रेडियन और एक स्टेरेडियन। ये क्या है नहीं पता। देखो यहाँ पर जो रेडियन है ये कोण का मात्रक है और स्टेरेडियन भी कोण का मात्रक है। कैसे, जैसे हमने यहाँ पर एक कोण बना दिया
न्यून कोड। ये तो हमारे पास बोर्ड में जो बन गया ये तो न्यून कोड है, तो हम लोग इसे थीटा से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन। ओके, अगर कोई हमारे पास गोला है, हमारे पास अगर कोई गोला है, जैसे पृथ्वी का कोई अगर ग्लोब है, ग्लोब में हम कोई छोटा सा पार्ट काट के उसको सेंटर तक काट ले जाएं, तो सेंटर तक जो एंगल बनेगा, सेंटर पे जाके जो एंगल बनेगा छोटा सा, उसे मापने के लिए कौन सा मात्रक यूज करते हैं, उसे हम यूज करते हैं स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। जैसे हमारे पास कोई एक गोला है, ये गोला पूरा ऐसे है, ठीक है, और इसमें अगर हम इस पूरे भाग को इतने से काट लें तो इस वाले का जो एरिया होगा, है ना, यहाँ पर जो कोण बनेगा उस कोण को किस में मापा जाएगा, उसको नापा जाएगा स्टेरेडियन में। कोण है दोनों, लेकिन ये वाला रेडियन वाला 2D में यूज करते हैं और ये वाला 3D में यूज करते हैं। 2D तो आप लोग समझ रहे होंगे, 2D में जिसमें सिर्फ दो भुजाएं होती हैं, एक x डायमेंशन और एक y डायमेंशन, और 3D में 3 डायमेंशन होती हैं, एक होती है x और एक होती है y और एक z होती है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो 2D और 3D के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर रेडियन और स्टेरेडियन आपको समझ में आ गया। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़, थैंक यू।